साथियों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिवाजी विनर्स में। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की साइंस। आपको 3 पार्ट होते हैं इस साइंस में, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स। तो आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। हमारे चैप्टर नंबर 1 का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, और इसको कहते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इस पर सबसे पहले हमको पढ़ना होता है रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है या फिर केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होती हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल जाएं और मिल करके कोई नया पदार्थ बनाएं तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण दिया गया है क्या, H2 + O2 गिव्स H2O, यानी H2 और O2 मिल गया, मिल करके इसने नया पदार्थ बना दिया H2O। H2 मतलब हाइड्रोजन, O2 मतलब ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके इसने H2O बना दिया, यानी कि जल बना दिया। तो ये दो पदार्थ मिल करके एक पदार्थ बना रहे हैं, इसको ही हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। यही परिभाषा में लिखा है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर कोई एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसी प्रकार एक अन्य उदाहरण है Mg। ये S लिखा है, देखिए S का मतलब होता है सॉलिड, Mg मतलब होता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो सॉलिड है उसको O2 माने ऑक्सीजन, जो कि क्या है, गैस। ऑक्सीजन तो गैस है, आप जानते हैं। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन एक दूसरे से मिल करके एक नया पदार्थ बनाते हैं जिसको कहते हैं MgO, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका नाम क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये भी कैसा होता है, सॉलिड। ये स्टेट को बताता है कि कोई पदार्थ है वो सॉलिड है, ठोस अवस्था में है, या गैस में है, या द्रव में है, ऐसी बातों को बताता है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के साथ जब क्रिया होती है तो बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी दो पदार्थ मिलकर के एक अन्य पदार्थ बना देते हैं, तो उसे ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसमें एक विशेष जानकारी होती है जो कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियों से पलट नहीं सकते हैं। कहीं अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हमने कराई, अगर कोई हमने रासायनिक अभिक्रिया कराई तो उसको वापस से पलट नहीं सकते हैं। तो किन किन नियमों से नहीं पलट सकते, ये भी दिया कि आप वाष्पीकरण से नहीं उसको दोबारा से पलट सकते, ऊर्ध्वपातन से नहीं पलट सकते, या फिर उपकेंद्रीकरण से नहीं पलट सकते। तो हम देख रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण, यानी रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण इस प्रकार से हम समझेंगे जो हम दैनिक जीवन में देखते हैं, इससे हमको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे पहला लिखा हुआ है भोजन का पकना। जैसे भोजन का पकना है, ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। और अभी अभी हमने पीछे पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसको हम दोबारा से पलट नहीं सकते। तो कैसे मालूम चला कि भोजन का पकना एक रासायनिक अभिक्रिया है? ये हमको ऐसे मालूम चला क्योंकि जैसे भोजन घर पे बनता है, अगर कोई भी चीज़ भोजन तैयार करी गई, कोई सब्जी बनाई गई, उस पर जो जो पदार्थ हमने मिलाए, जो जो पदार्थ डाले, उसको हम पुनः उसी रूप में दोबारा से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं को इसी वजह से कहा जाता है कि हम पलट नहीं सकते हैं। श्वसन यानी कि जितने भी जीव हैं जो श्वास लेते हैं वो सभी लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। लेकिन ऐसा तो है नहीं, अगर ऑक्सीजन लेंगे तो ऑक्सीजन ही दें। अगर ऑक्सीजन लिया है तो ऑक्सीजन वो अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं, दोबारा से उसको बाहर नहीं निकालते। तो इस प्रकार से श्वसन भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। अगला है दूध से दही बनना। दूध से दही बनना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि जब दूध से दही बनाया गया तो दोबारा हम दही से दूध बना नहीं सकते, यानी पलट नहीं सकते। अगला है मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना। कह रहा है मैग्नीशियम रिबन है, जैसे ये देखिए अभिक्रिया लिखी है Mg, यानी Mg क्या है, मैग्नीशियम। ये S क्यों लिखा है? क्योंकि मैग्नीशियम कैसा है, S से होता है सॉलिड, यानी ठोस है। मैग्नीशियम जो कि सॉलिड या ठोस है, उसकी अभिक्रिया होती है ऑक्सीजन के साथ
O2 यानी ऑक्सीजन तो गैस ही होता है, आप जानते हो जी से गैस होता है। मैग्नीशियम की अभिक्रिया जब ऑक्सीजन के साथ होती है तो बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, और अगर एक बार मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की अभिक्रिया से मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया तो फिर पुनः हम उससे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को प्राप्त नहीं कर सकते। इस वजह से मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना भी एक रासायनिक अभिक्रिया का ही उदाहरण है। इस प्रकार से आगे देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन, कि जब हम रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो उस पर कौन कौन सा परिवर्तन हो सकता है। कभी कभी रासायनिक अभिक्रिया करने पे अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। अवस्था में परिवर्तन का क्या मतलब है कि कोई चीज़ सॉलिड है तो सॉलिड यानी ठोस है तो लिक्विड या गैस में बदल जाएगी, या लिक्विड या गैस है तो सॉलिड में बदल जाएगी, गैस है तो लिक्विड सॉलिड में बदल जाएगी, यानी अवस्था में उसके परिवर्तन हो जाता है, उसकी स्टेट चेंज हो जाती है। दूसरा, रंग में परिवर्तन हो सकता है कि किन्हीं दो चीज़ों का या किन्हीं दो पदार्थों का या दो से अधिक पदार्थों का आपने अभिक्रिया कराई या उनको मिलाया तो कोई नया पदार्थ बना तो उसका रंग भी परिवर्तित हो सकता है ना। तापमान में परिवर्तन, तापमान में भी परिवर्तन हो जाता है, कभी कभी तापमान बढ़ भी जाता है और कम भी हो सकता है। गैस का उत्सर्जन भी होता है, किसी किसी रासायनिक अभिक्रिया को कराने पर गैस का उत्सर्जन होता है। इन सभी चीज़ों को हम आगे पढ़ेंगे तो और भी विस्तार से समझ में आएगा। इसके बाद हमको पढ़ना होता है अभिकारक, अभिकारक और उत्पाद। तो अभिकारक या फिर इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टेंट, क्या होते हैं। जैसे कोई अभिक्रिया जब हम कराते हैं तो जिन पदार्थों को मिलाने से कोई नया पदार्थ बनता है, तो जिन जिन पदार्थों को मिलाने से नया पदार्थ बन रहा है उन पदार्थों को ही अभिकारक या फिर रिएक्टेंट कहते हैं। चलिए डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं, क्या लिखा है। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं या फिर रिएक्टेंट कहलाते हैं। लिखा है वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको ही क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। उसके बाद अभिकारकों के मिलाने से, यानी किन्हीं दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने से जो पदार्थ नया बना उसको उत्पाद कहते हैं। इसकी भी डेफिनेशन देखते हैं, क्या होता है। अभिकारकों के मिलने से जिन पदार्थ का निर्माण होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसमें इस एग्जाम्पल से ही हम समझ लेंगे अभिकारक और उत्पाद दोनों ही। कैसे, ये लिखा है Mg यानी मैग्नीशियम की अभिक्रिया होती है, रिएक्शन होती है O2 के साथ। O2 यानी कि क्या है, ऑक्सीजन गैस है। इसके साथ अभिक्रिया हुई मैग्नीशियम की तो क्या बन गया, MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। MgO किसका फार्मूला है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का, तो बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो भी कैसा बना, सॉलिड। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की अभिक्रिया होने से मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, यानी उत्पाद क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और मैग्नीशियम ऑक्साइड की स्टेट क्या है, सॉलिड। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों मिले हैं, इस वजह से ये दोनों क्या हैं, अभिकारक। अभिकारक का एक दूसरा नाम अभिकर्मक भी होता है और इसको ही हम रिएक्टेंट भी कहते हैं। तो इस प्रकार से आपने अभिकारक और उत्पाद दोनों ही समझ लिए। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण या फिर इंग्लिश में बोलते हैं इसी को केमिकल इक्वेशंस। क्या होते हैं रासायनिक समीकरण, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों अथवा सूत्रों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है तो इसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को, जैसे हमने रासायनिक अभिक्रियाएं कई देखी, उनको सूत्रों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है तो इसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। प्रतीकों के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। प्रतीकों के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी, जिसको हम स्टेट बोल रहे थे, उसको ही कह रहे दर्शाया जाता है। अभी एग्जाम्पल देखेंगे तुमको और अच्छे से समझ में आए। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, मैग्नीशियम रिबन का वायु में यानी ऑक्सीजन में दहन करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो कह रहा है ये एक रासायनिक समीकरण है। क्यों, कह रहा है मैग्नीशियम, ये क्या है, Mg एक मैग्नीशियम है और उसका संकेत है Mg, मैग्नीशियम का संकेत है Mg, और ये लिखा है भौतिक अवस्था जिसको हम बोलते हैं फिजिकल स्टेट की, यानी कि मैग्नीशियम सॉलिड पे है, मैग्नीशियम सॉलिड है। इसको ऑक्सीजन के साथ इसकी अभिक्रिया हो रही है, ऑक्सीजन को हमने लिखा है O2 गैस,
यही संकेत और सूत्र हैं। इनके मिलने से क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र या फिर संकेत क्या होता है, MgO, जो कि सॉलिड है। इसके आगे अब हम सीखेंगे कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित कैसे किया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। निम्न जैसे कि क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, आपके पेपर में भी आता है, निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए, ऐसा क्वेश्चन। ये एक रासायनिक समीकरण दिया रहता है और उस पर हमको संतुलित करना होता है। तो क्या होता है संतुलित करना, कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें अभी आप देखेंगे तो समझ में आएगा। जैसे कि लिखा है, हमारा पहला क्वेश्चन लिखा है, पहला समीकरण लिखा है, इसको संतुलित करना है। लिखा है HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइज गिव्स CaNO3 का होल ट्वाइज प्लस H2O। ये रासायनिक समीकरण दिया गया है, इसको संतुलित करना है हमको। तो चलिए संतुलित कर लेते हैं अपने समीकरण को। जैसा कि समीकरण हमारा लिखा है HNO3, तो पहले ये जो HNO3 लिखा है उसके बाद प्लस लगा है, तो ये पूरा एक टर्म या फिर आप कह सकते हैं ये पूरा एक पद हो गया। HNO3, H लिखा है पहले तो हम यहाँ पर H लिख लेंगे, फिर N लिखा है तो N लिख लेंगे, फिर O लिखा है तो O लिख देंगे। और H से क्या होता है, हाइड्रोजन। H यानी कि हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, एक हैं, तो हमने एक लिख दिया। उसके बाद ये नाइट्रोजन यानी N लिखा है, नाइट्रोजन यहाँ पर कितने, एक ही है, तो यहाँ पर हमने एक लिख दिया। और ऑक्सीजन कितने हैं, ये क्या लिखा है 3, यानी ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, 3 है। इतना पहले हम लिख लेंगे और हमको इससे और इस वाले पार्ट से भी कोई मतलब नहीं, अभी हम आगे समझेंगे तो हमको समझ में आएगा कि ये वाला पार्ट कहाँ से और क्यों कैसे आ जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है प्लस CaOH का होल ट्वाइज लिखा है, तो Ca लिखा है तो हम भी उसके नीचे लिख लेंगे क्या, Ca यानी कि कैल्शियम। कैल्शियम के यहाँ पर कितने हैं, 1 है। ये फिर ऑक्सीजन OH लिखा है तो O कितने हैं, O और H 2 हैं। चूँकि होल ट्वाइज लगा है OH पे तो O का भी ये 2 है और H का भी 2 है। तो O यानी कि ऑक्सीजन 2 हैं और H यानी कि हाइड्रोजन भी कितने हैं, 2 हैं। तो इनको भी हम इस प्रकार से लिख लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद गिब्स का साइन लगा है और फिर लिखा है Ca यानी कैल्शियम। कैल्शियम की संख्या यहाँ पर कितनी है, 1 है, तो हमने लिख लिया कैल्शियम कितना है, 1। यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है, 2 है। आप कहेंगे 2 कैसे, NO3 का होल ट्वाइज लगा है यानी ये 2 इसका भी है और इसका भी है, तो ये नाइट्रोजन कितने हो गए, नाइट्रोजन हो गए 2। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पर अंदर 3 दिखा रहा है, 2 और बाहर दिखा रहा है, तो 3 और 2 का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 3 2 जा या 3 दूनी 6, तो ऑक्सीजन कितने यहाँ पर 6 हैं, तो हमने लिख दिया ऑक्सीजन कितने हैं, 6। बिल्कुल आसान सा है, जितना जो है उतना ही लिख देना है। फिर H2O लिखा है, H लिखा है पहले, H यानी हाइड्रोजन कितने 2 हैं, तो हमने 2 लिख दिया। फिर ऑक्सीजन यहाँ पर कितना 1 है, तो हमने ऑक्सीजन कितना लिख दिया, 1 लिख दिया। इतना हमारा हो गया। अब आगे देखेंगे, अभी हमको इस 2 से और इस 4 और इस 2 से कोई मतलब नहीं है, अभी हम आगे समझ लेंगे कि ये आता कहाँ से है। देखते हैं, यहाँ पर हम हाइड्रोजन देख पा रहे हैं कि कितने हैं, 1 है। कितना है यहाँ पर हाइड्रोजन, ये और ये क्या है, अभिकारक हैं। इस तरफ वाला पार्ट इतना पूरा ये क्या है, हमारा अभिकारक है, और इस तरफ वाला पार्ट हमारा ये क्या है, उत्पाद है। तो चलिए पहले अभिकारक में देखते हैं कि कौन सा पद या फिर रासायनिक समीकरण में जो कौन सा सूत्र, यानी जैसे हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, के कितने अणु शामिल है। तो हाइड्रोजन के भी यहाँ पर हमको कितने दिख रहे हैं, एक यहाँ पर दिख रहा है। और आपको कहीं यहाँ पर हाइड्रोजन दिख रहा है, यहाँ पे केवल एक जगह दिख रहा है, यहाँ पर भी एक जगह दिख रहा है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 1, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2, तो 2 और 1 मिला करके कितना हो गया, 3। अब हम इस तरफ आते हैं और उत्पाद में देखते हैं कि हाइड्रोजन कितने हैं। तो आप देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पर कहीं है नहीं, इधर है 3, यानी कि हमको बैलेंस करना पड़ेगा या संतुलित करना पड़ेगा कि अगर इधर 2 हैं, इधर 3 हैं, तो इधर भी 3 होने चाहिए, इधर 4 हो तो इधर भी 4 होने चाहिए, या तो दोनों को मतलब सेम करना है। तो चलिए आगे देख लेते हैं कि और क्या नहीं इसमें बराबर है। हम देख रहे हैं इसमें नाइट्रोजन,
क्या देख रहे हैं, नाइट्रोजन कितना है यहाँ पर 1 है, और यहाँ कहीं तो नाइट्रोजन है नहीं, इस तरफ नाइट्रोजन कितने 2 हैं, और यहाँ पर नाइट्रोजन नहीं, यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है और यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है। तो इस 1 को भी हमको 2 करना है। चूँकि हमको इस 1 को भी 2 करना है तो हमने क्या किया, इस पे हमने 2 का मल्टीप्लाई करा दिया। अच्छा, 2 का मल्टीप्लाई केवल एक पे नहीं होगा, जब इस तरफ होगा तो इस पूरे पद में होगा। तो यहाँ से लेकर कैसे हमने ब्रैकेट बनाया, यहाँ पर 2 लिख दिया, यानी कि इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें 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 हो गया। जब 2 का मल्टीप्लाई इसमें 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 हो गया तो 2 का मल्टीप्लाई जब 1 में हुआ तो 2 आया, 2 1 जा 2। ऐसे ही वहाँ यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 और 3 का मल्टीप्लाई तो 6 आ गया। यानी अब हाइड्रोजन कितने हो गए, हाइड्रोजन हो गए 2, नाइट्रोजन हो गए 2, और ऑक्सीजन कितने हो गए 6। यानी हुआ क्या, अब यहाँ पर नाइट्रोजन 2 हो गए और नाइट्रोजन इधर भी 2 हो गए, तुम्हारा नाइट्रोजन वाला पार्ट कैसा हो गया, सही हो गया। उसके बाद अब हम बात करेंगे किसकी, हाइड्रोजन की। यहाँ पर अब हमारे हाइड्रोजन कितने हैं 2, और यहाँ पर हाइड्रोजन हमको कितने दिख रहे 2। तो ये अब हमको क्या दिख रहा है, 2 इधर हैं, लेकिन 2 देखिए इधर भी हैं। इस हाइड्रोजन कितना अणु है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी कितना है 2, तो 2 2 4, और यहाँ पर कितना है, केवल 2 है। तो यहाँ पर भी हमको 4 करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 2 से इस पे करा देंगे मल्टीप्लाई, तो कराएंगे 2 का मल्टीप्लाई तो H और O दोनों पे होगा, तो हम आगे 2 लिख देंगे, और 2 का जब मल्टीप्लाई इसमें होगा तो यानी हाइड्रोजन हमारा कितना हो गया 4, और ऑक्सीजन हमारा कितना हो गया 2 1 जा 2, यानी 2 एकम 2, तो ये कितना हो गया हमारा 2। इस प्रकार से अब आप समझ गए होंगे कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट आया कहाँ से। अब हम देख लेते हैं, मिला लेते हैं क्या सभी बैलेंस हो चुका है। देखते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं 2, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो 2 2 4, कुल हाइड्रोजन इस तरफ कितने हैं 4। इधर देखिए हाइड्रोजन कुल कितने हैं 4, हाइड्रोजन मिल गया। उसके बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन यहाँ पर कितना है 2 है, यहाँ पर है नहीं, केवल इस तरफ कितना है 2, इस तरफ कितना है 2 इधर है, यानी नाइट्रोजन भी हमारा कैसा हो गया, मिल गया। उसके बाद अब हम क्या मिलाएंगे, ऑक्सीजन। इधर ऑक्सीजन कितना है बेटा, इधर ऑक्सीजन है 6 और इधर 2, तो 6 और 2 कितना होता है 8, यानी इस तरफ अभिकारक की तरफ रिएक्टेंट की ओर कितने 6 और 2 8 हो गए, 8 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन 8 इधर भी होने चाहिए, इधर 6 हैं और इधर 2 हैं, तो 6 और 2 8 ऑक्सीजन भी हो गया। अब आगे इस तरफ हम देखेंगे Ca यानी कैल्शियम को, इधर कैल्शियम कितना है 1 है, तो कैल्शियम इधर भी 1 होना चाहिए, देखिए 1 ही है और कहीं पर भी नहीं है। उसके बाद ऑक्सीजन तो हमने मिला ही लिया था और हाइड्रोजन भी हमने मिला लिया था। इस प्रकार हमने देखा कि हमारा ये पद या फिर ये समीकरण संतुलित हो गया। तो इसको अब हम नए प्रकार से कैसे लिखेंगे, हमारा संतुलित समीकरण किस प्रकार से लिखा जाएगा वो देख लेते हैं। चूंकि पहले HNO3 लिखा था तो हमने भी क्या लिख दिया HNO3। उसके बाद इस पर हमने मल्टीप्लाई कराया किसका 2 का, तो हम आगे लिख लेंगे 2, तो समीकरण हो गया 2HNO3। उसके बाद Ca लिखा था हमने C लिख दिया, फिर O लिखा था O लिख दिया, H लिखा था लिख दिया, होल ट्वाइज लगा था तो होल ट्वाइज भी लगा दिया। फिर गिब्स का साइन बना था, हमने गिब्स बनाया, उसके बाद हमने लिख दिया CaNO3 का होल ट्वाइज। ये जैसा था वैसा ही लिख दिया, क्यों, क्योंकि इसमें हमको कहीं पर भी मल्टीप्लाई कराने की आवश्यकता नहीं पड़ी। आगे यहाँ पर H2O लिखा था, हमने H2O लिख दिया, लेकिन ये H और ये O में इसको जो हमने लिखा इस पर हमको 2 का मल्टीप्लाई फिर 2 का गुणा कराना पड़ा है, तो हम इस पर लिखेंगे 2H2O। यहाँ पर H2O लिखा था, यहाँ पर लिखेंगे 2H2O। इस प्रकार से अब हमने देखा कि हमारा समीकरण संतुलित हो चुका है। वैसे आपको समझ में आ गया होगा। आगे कुछ और भी क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं अपना अगला समीकरण। इसको भी हमको क्या करना है, संतुलित करना है। अगला समीकरण हमारा लिखा है NaOH प्लस H2SO4 गिब्स Na2SO4 प्लस H2O। ओके, ये अब हम इसको भी ऐसे लिख लेंगे, यानी कि सोडियम कितना है यहाँ पर 1 है, ऑक्सीजन कितना है 1 है तो 1 लिख दिया, हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है 1 तो 1 लिख दिया। अब यहाँ पर H2 यानी इस पद में हाइड्रोजन कितना है 2 है, और S यानी सल्फर कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 4 तो हमने 4 लिख दिया। इधर आएंगे, इधर देखेंगे क्या लिखा है Na यानी सोडियम कितना है 2 है, और S यानी सल्फर कितना है इधर 1 है तो हमने भी 1 लिख दिया, ऑक्सीजन कितना है 4 है तो हमने भी क्या लिख दिया 4 लिख दिया, और यहाँ पर H2O भी लिखा है, H यानी हाइड्रोजन कितने हैं
2 है तो हमने 2 लिख दिया, और फिर ऑक्सीजन कितना है उधर 1 है तो इधर भी हमने ऑक्सीजन कितना लिख दिया 1 लिख दिया। यानी जो जितना जैसे पहले दिया था हमने वैसे ही इसको लिख दिया। अब आगे देखते हैं। अब इसको हमको क्या करना है, संतुलित करना है, या फिर इंग्लिश में कहते हैं इसको बैलेंस करना है। बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर सोडियम कितना है, अभी 1 है, इधर सोडियम कितना है 2 है। हमको सोडियम इधर अगर 2 है तो इधर भी हमको 2 ही बनाना पड़ेगा। चूँकि इधर हमको 2 बनाना है तो हमको 2 का मल्टीप्लाई पूरे में कराना पड़ेगा। 2 का मल्टीप्लाई कराया तो सोडियम कितने बन गए 2, और ऑक्सीजन में 2 का कराया तो ऑक्सीजन भी कितने हो गए 2, और हाइड्रोजन कितने हो गए 2। चूँकि 2 का मल्टीप्लाई अगर इस तरफ होगा तो सब में होगा, Na में भी, O में भी और H में भी। तो इस प्रकार से सोडियम हमारा 2 हो गया, इधर भी 2 था तो सोडियम तो बैलेंस हो गया। उसके बाद अब हम चेक करेंगे ऑक्सीजन। 2 का मल्टीप्लाई कराने से, 2 का गुणा कराने से ऑक्सीजन भी 2 हो चुके हैं इधर, और इधर भी 2 4 हैं तो 4 और 2 कितना होता है 6। यानी इस तरफ अब ऑक्सीजन कुल हो गए 6, तो इधर भी 6 होने चाहिए। इधर देखो, इधर ऑक्सीजन 4 है और 1 इधर है, यानी कितना हो गया 5 ही हुआ, लेकिन 6 होना चाहिए। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 2 का क्या करा दिया, मल्टीप्लाई करा दिया। तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो इस पर भी हो जाएगा, तो इधर कितना हो गया 4, और 2 का मल्टीप्लाई ऑक्सीजन में भी हो गया तो ऑक्सीजन कितने हो गए 2 एकम 2, यानी यहाँ पर भी 2 हो गया। यानी अब ऑक्सीजन यहाँ पर 2 हो गए। चलिए ये हो गया। उसके बाद हाइड्रोजन यहाँ पर हमारे कितने हैं 2 हैं, और हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं 4, यहाँ पर 4 दिख रहा है तो यहाँ भी होगा फिर 2 ये है, तो 2 और 2 कुल ऑक्सीजन इस तरह, हाइड्रोजन इधर कितने हो गए 4, इधर भी कितना दिख रहा है हाइड्रोजन 4, यानी हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। उसके बाद हमको सल्फर करना है। इधर सल्फर कितना है 1, इधर सल्फर कितना है 1, दोनों में सल्फर सेम सेम है। इस प्रकार से हमने देखा कि सभी जो भी तत्व दिए गए थे सभी बराबर हो गए हैं, इस तरफ वाले और इस तरफ वाले। चूँकि अब ये बराबर बराबर हो गए हैं तो अब हम इसको नए प्रकार से समीकरण को लिख देंगे। कैसे, NaOH, इस पर 2 का मल्टीप्लाई कराया था तो इसके साथ 2 लिख दिया, फिर उसके बाद H2SO4 लिख दिया, फिर Na2SO4 था लिख दिया, फिर प्लस था प्लस लगाया, H2O था H2O लिख दिया, लेकिन इसमें 2 का मल्टीप्लाई कराया तो यहाँ पर 2 अपने आप आ जाएगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि सभी जो एलिमेंट होते हैं उनको हमको इनका नंबर्स जो है या इनके अणुओं की संख्या को बराबर करना होता है, दोनों तरफ बराबर बराबर होने चाहिए। यानी यहाँ पर जैसे सोडियम 2 है तो इधर भी होना चाहिए, चाहे हमको मल्टीप्लाई इस पे कराना पड़े या कभी कभी इधर भी कराना पड़ जाता है। इस प्रकार से एक और है, हम उसको अगला देख लेंगे। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला समीकरण हमारा दिया है NaCl प्लस AgNO3 गिव्स AgCl प्लस NaNO3। इस समीकरण को भी हमको क्या करना है, बैलेंस करना है या फिर संतुलित करना है। चूँकि NaCl दिया है, Na मतलब सोडियम कितने हैं इधर 1 है, इधर क्लोरीन कितने हैं 1 है, और Ag कितना है 1 है, N कितना है 1 है, O कितना है 3 है, तो 3 हमने लिख दिया। गिव्स के बाद आगे देखते हैं। Ag यहाँ पर कितना है 1 है, और Cl कितना है 1, तो हमने भी 1 लिख दिया। और उसके बाद Na कितना है 1 है तो हमने 1 लिख दिया, फिर N कितना है 1 है तो 1 लिख दिया, और ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है 3, तो हमने भी यहाँ पर क्या लिख दिया 3। अब हमको इसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस जब तब करेंगे जब ये बैलेंस नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं। सोडियम यहाँ पर कितना है 1 है, और कहीं आपको इधर सोडियम दिख रहा है नहीं है, केवल यही अकेले है, और यहाँ पर सोडियम है 1। इधर देखते हैं, इधर सोडियम कितना है, इधर 1 सोडियम है ये, यानी सोडियम सोडियम दोनों तरफ कैसे हैं बराबर हैं। अब इसको क्लोरीन देखेंगे। क्लोरीन कैसा है, यहाँ पर क्लोरीन कितना है 1, इधर क्लोरीन कितना है 1। Ag यहाँ पर कितना है, यानी सिल्वर कितना है 1, इधर Ag या फिर सिल्वर कितना है 1, सेम सेम चल रहा है अभी। फिर नाइट्रोजन यहाँ पर कितना 1, और यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है 1। ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है 3, और ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है 3। इस वजह से अब हम नई लाइन पे आप लिख देंगे, अतः यह समीकरण पहले से ही संतुलित है। यानी ये जैसा लिखा है बिल्कुल संतुलित समीकरण लिखा है, इसको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद अब हम एक समीकरण और है उसको भी संतुलित करना सीख लेते हैं। लिखा है BaCl2 प्लस H2SO4 गिव्स BaSO4 प्लस HCl। उसके यहाँ पर Ba यानी Ba दिया है और Cl2 दिया है, तो Ba
तो पहले Ba के यहाँ पर टर्म है Ba, तो कितने हैं यहाँ पर 1 है तो 1 लिख दिया। Cl कितना है 2 है तो 2 लिख दिया। फिर H कितना है 2 तो 2 लिख दिया। S कितना है 1 तो 1 लिख दिया। फिर O यानी ऑक्सीजन कितना है 4 तो हमने क्या लिख दिया 4। उसके बाद इधर आ गए, इधर Ba कितना दिया है 1 तो हमने भी क्या लिख दिया 1। फिर यहाँ पर S कितना दिया है 1 तो 1 लिख दिया। ऑक्सीजन कितना दिया है 4 तो हमने भी क्या लिख दिया 4। इधर H लिखा है, H कितने हैं 1 है तो 1 लिख दिया। उसके बाद क्लोरीन यानी Cl कितना है 1 है तो इसको भी हमने 1 लिख दिया। अब इसके बाद हमको क्या करना है, संतुलित करना है। हम देखते हैं यहाँ Ba कितना है 1 है और इधर कहीं Ba है नहीं, इस तरफ Ba कितना है 1 है, यानी Ba कैसा है संतुलित है। इस पर कुछ भी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर Cl कितना है 2 है, यहाँ पर Cl कितना है केवल 1 है, इधर भी Cl हमको 2 चाहिए। इसके लिए हमने 2 का इस पर क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई करा दिया। तो 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा, चूँकि ये सब साथ में HCl लिखा था यहाँ पर। तो 2 का मल्टीप्लाई 1 में हुआ 2 आया, फिर 2 का मल्टीप्लाई 1 में हुआ तो क्या हो गया 2, यानी Cl यहाँ पर कितने हो गए 2 और हमको इधर भी 2 मिले हैं, तो यानी दोनों कैसे हो गए बराबर हो गए, तो Cl संतुलित हो गया। आगे देखेंगे H यहाँ पर कितने हैं 2, इधर भी H कितना है 2 है। S कितना है 1, इधर S कितना है 1, इधर O यानी ऑक्सीजन कितना है 4 और इधर O या फिर ऑक्सीजन कितना है 4, तो हमने इसको लिख दिया। इसके बाद अब हम देखते हैं तो हमारा समीकरण कैसा हो चुका है संतुलित, तो हम इसको संतुलित रूप में लिख लेते हैं। BaCl2 लिखा था BaCl2 लिख दिया, फिर प्लस लगा था प्लस लगा दिया। H2SO4 लिखा था तो उसको लिख दिया। उसके बाद गिब्स का चिन्ह लगाया, गिब्स लगाया, फिर BaSO4 लिखा है तो BaSO4 लिख दिया, प्लस लगाया प्लस HCl लिख दिया, लेकिन इस पर हमने 2 का मल्टीप्लाई कराया तो इसके साथ 2 भी लिख दिया और ये हो गया 2HCl। इस प्रकार से हमारा ये समीकरण भी कैसा हो गया संतुलित हो गया। अब आगे बढ़ेंगे हम। अब हमको पढ़ना है क्या, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। यानी अगर आपसे कोई पूछ ले, कभी कोई प्रश्न आ जाए आपके एग्जाम में कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक क्यों है। रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद और अभी क्या हमने देखा था अभिकारक, उसके बारे में अभी आपने पढ़ा था क्या कि जिन पदार्थों के मिलने से कोई नया पदार्थ बनता है, तो जिनके मिलने से बनता है उनको अभिकारक कहते हैं और जो बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। अब इसको पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद यानी रासायनिक अभिक्रिया करी गई और उसमें जो उत्पाद मिला, जो पदार्थ जो नया बना, करा एवं अभिक्रिया के उत्पाद एवं उसके अभिकारक यानी जिनसे मिलकर के बना था कि प्रत्येक पदार्थों के उसमें जो पदार्थ प्रयुक्त किया गया, जो पदार्थ लगाया गया था, उसके परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए और बराबर करने के लिए ही समीकरण को हम क्या करते हैं संतुलित करते हैं। संतुलित करने से दोनों तरफ अभिकारक और उत्पाद में जो भी परमाणु हैं उनकी संख्या बराबर हो जाती, इसी वजह से संतुलित करना आवश्यक है। आगे, इससे दोनों तरफ द्रव्यमान भी बराबर हो जाएंगे। इस लाइन का मतलब ये है कि अगर कोई रासायनिक समीकरण लिखा है और उसके अभिकारक और उत्पाद में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो भी परमाणु दिए गए हैं, अगर उन परमाणुओं की संख्या बराबर होगी तो उनका द्रव्यमान भी बराबर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर ये मिला हमको कि संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो संतुलित करना इस वजह से आवश्यक है क्योंकि उत्पाद और अभिकारक में जो परमाणु हैं उनकी संख्या बराबर हो जाए और उनकी संख्या बराबर हो जाएगी तो उनका द्रव्यमान भी बराबर हो जाएगा। आगे लिखा है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, यानी रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं, क्या नाम होता है वो। पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकारों में पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा है वियोजन अभिक्रिया, अगला है विस्थापन अभिक्रिया और चौथा है द्विविस्थापन अभिक्रिया। पांचवा अपचयन और उपचयन अभिक्रिया है और रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। कब, जब एक ही अभिक्रिया में अपचयन और उपचयन हो तो रेडॉक्स अभिक्रिया उसको कहते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे जब, तो हमको समझ में आएगा कि अपचयन और उपचयन अलग क्या होता है, रेडॉक्स कैसे बन जाती है। अब हम पढ़ लेते हैं संयोजन अभिक्रिया क्या होती।
इस अभिक्रिया में, किस अभिक्रिया में? संयोजन अभिक्रिया में। इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करता है, इसे संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। करें ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलें और मिल करके जो उत्पाद बनाएं वो केवल एक ही उत्पाद बनाएं, तो उसे हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। उदाहरण देख लेते हैं क्या होता है। जैसे कह रहा है कोयले का दहन। कोयले का दहन मतलब होता है जलाना, कोयले को जलाना। क्या? कार्बन है, कोयला कार्बन ही होता है। तो कार्बन है किस स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में। ये बगल में जो ब्रैकेट में एस लिखा है, इस एस का मतलब होता है सॉलिड यानी ठोस अवस्था में। कार्बन का दहन किया जा रहा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, या फिर आप कह सकते हैं कि ऑक्सीजन गैस के साथ। देखिए गैस लिखा है, ये अवस्था बता रहा है कि ऑक्सीजन किस अवस्था में है? गैस अवस्था में। गैस अवस्था में ही आप देखते हैं इसको। तो कार्बन का जब दहन हो रहा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो बना रहा है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन क्या क्या मिला? कार्बन और ऑक्सीजन दोनों की अभिक्रिया हुई, दोनों मिले, दो मिल करके क्या केवल एक उत्पाद बनाया जिसको कहते हैं CO2 या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि दो अभिकारक मिल करके कोई एक उत्पाद बनाएं तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद हम अगली अभिक्रिया पढ़ लेंगे जिसको कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? जब एक अभिकारक टूटकर, अभी क्या था कि दो अभिकारक जुड़ करके एक उत्पाद बनाते थे तो संयोजन अभिक्रिया थी। अब एक अभिकारक टूटकर, केवल एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाता है। जब अभिकारक कितने हों, या अभिकर्मक भी कहते हैं अभिकारक को, और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? रिएक्टेंट कहते हैं। जब अभिकारक या फिर अभिकर्मक या फिर रिएक्टेंट एक हो और वो टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाता है। जब एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाए तो फिर उसे ही वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण हमने लिख रखा है क्या? CaCO3। CaCO3 का नाम क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। ये लिख रखा है। CaCO3 किसका फार्मूला है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट जो कि सॉलिड स्टेट में, ठोस अवस्था में है। यस से पता चलता है कि सॉलिड स्टेट में, इस वजह से हम लिख लेते हैं, हमको मालूम रहे। तो CaCO3 इसको ऊष्मा दी गई, क्या किया गया? CaCO3 एक है अभिकारक, इस तरफ जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? अभिकारक। ये एक है, अकेला है, तो CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट को हमने ऊष्मा दी। क्या किया? ऊष्मा दी यानी हीट किया। तो ये टूट गया, टूट करके इसने दो पदार्थ बनाए, एक CaO जिसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, और प्लस CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। CO3 कैल्शियम कार्बोनेट को हमने क्या किया? हीट किया यानी ऊष्मा दी, गर्म किया, तो ये बन गया, टूट गया किसमें? दो उत्पाद में, जिसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड CaO या फिर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस कहते हैं। इस प्रकार से हमने वियोजन अभिक्रिया को भी समझा। और वियोजन अभिक्रिया तीन प्रकार की होती है: ऊष्मीय वियोजन, विद्युत वियोजन और प्रकाशीय वियोजन। तो चलिए अब हम देख लेते हैं वियोजन अभिक्रिया के प्रकारों के बारे में। तीन प्रकार होते हैं, तो एक एक का हम देख लेते हैं कौन सा क्या होता है। तो पहला प्रकार दिया गया है ऊष्मीय अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया का पहला प्रकार होता है ऊष्मीय अभिक्रिया। क्या होती है? अभिकारक का ऊष्मा या फिर गर्मी द्वारा किया गया वियोजन को ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। अभिकारक का ऊष्मा द्वारा जो वियोजन होता है, कोई अभिकारक है, क्या है? कोई अभिकारक है या अभिकर्मक है या रिएक्टेंट है, ये सब अभिकारक का ही नाम है। वो है, उसको हमने क्या करी? ऊष्मा दी। ऊष्मा दिया गया जिसकी वजह से उसका वियोजन हो गया। वियोजन मतलब होता है टूट जाना, बट जाना। तो CaCO3 जैसे कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड स्टेट में है, इसको हमने ऊष्मा दी तो ये दो भागों में टूट गया, CaO कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस में दो भागों में टूट गया। ऊष्मा देने से जो अभिकारक वियोजित हो जाए या दो से अधिक भागों में टूट जाए उसको हम ऊष्मीय अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद अगली अभिक्रिया होती विद्युत वियोजन की। ये भी किसका उदाहरण है? वियोजन अभिक्रिया का ही एक प्रकार है, उदाहरण नहीं है। विद्युत वियोजन क्या होती है देखते हैं।
विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण, विद्युत धारा अभी ऊपर वाले में ऊष्मा देने पर, अब यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण होने वाला वियोजन को ही विद्युत वियोजन कहते हैं। विद्युत धारा क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी। तो कहता है क्या? 2H2O। इस ये 2 से हमको कोई मतलब नहीं, ये 2 क्यों आया है यहाँ पर? बैलेंस करने के लिए इसको आया है। बाकी ये फार्मूले में नहीं होता कि जल का फार्मूला कोई आपसे कहते हैं, आप कह देते हैं 2H2O, ऐसा नहीं होता, केवल H2O होता है। 2 क्यों आता है यहाँ पर? अभी हमने पीछे सीखा था बैलेंस करने की आवश्यकता, बैलेंस यानी संतुलित समीकरण करने के लिए 2 को लगाया गया। ठीक है, तो ये जल लिखा है, H2O क्या है? जल है। H2O जो कि लिक्विड है, कह रहा H2O, इसको विद्युत धारा दी गई। क्या दिया गया? विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी दी गई। तो ये किस में बदलेगा? हाइड्रोजन गैस में बदल जाएगा, ऑक्सीजन गैस में बदल जाएगा। यानी H2O जल टूट जाएगा विद्युत धारा देने पर, और 2 भागों में टूटेगा। H2 यानी हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में टूट जाएगा। विद्युत देने पर ये टूट रहा है, इस वजह से ये उदाहरण है विद्युत वियोजन का। जब विद्युत देने पर कोई अभिकारक 2 या 2 से अधिक भागों में वियोजित हो तो उसे विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रकार से अगला प्रकार है वियोजन अभिक्रिया का तीसरा प्रकार, प्रकाशीय वियोजन। क्या होता है प्रकाशीय वियोजन? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। सूर्य के प्रकाश, अगर एक बार हम ऊष्मा दे रहे थे, फिर हमने विद्युत धारा दी, अब हम इसमें सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में, यानी सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ेगा। कैसे? AgCl, जैसे सिल्वर क्लोराइड है, किस अवस्था में? सॉलिड में है। इसको हमने सूर्य की प्रकाश दी या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, देना तो होता नहीं, सूर्य के प्रकाश में जाना होता है, उसकी उपस्थिति जहाँ होती वहाँ पर। तो क्या हुआ? Ag, यानी ये 2 भागों में टूट गया। किसमें? Ag या फिर सिल्वर में, और Cl यानी कि गैस में टूट गया। क्यों टूट गया? सूर्य के प्रकाश देने पर AgCl, Ag और Cl में टूट गया। इस वजह से इसको क्या कहते हैं? प्रकाशीय वियोजन। जब प्रकाश देने पर कोई अभिक्रिया वियोजित हो जाए, टूट जाए, बट जाए, तो उसको हम प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और नीचे एक पॉइंट लिखा है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में प्रकाशीय वियोजन का उपयोग किया जाता है। ये ऑप्शनल पे या किसी आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्लैक और वाइट फोटोग्राफी में प्रकाशीय वियोजन का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन कुछ ऐसा आएगा कि ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में कौन से वियोजन का प्रयोग किया जाता है या कौन सी अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है, तो आप कहेंगे प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो अभी तक हमने पढ़ लिया, अभी हम पढ़ रहे हैं अभिक्रियाओं के प्रकार। संयोजन अभिक्रिया पढ़ा, वियोजन अभिक्रिया पढ़ा, और वियोजन अभिक्रिया के जो 3 प्रकार होते हैं उनको भी पढ़ा। अब हम तीसरी अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे, तो उसका नाम है विस्थापन अभिक्रिया। क्या होती है विस्थापन अभिक्रिया? होती है इस अभिक्रिया में, किस अभिक्रिया में? विस्थापन अभिक्रिया में। इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व, अधिक क्रियाशील तत्व, ऐसे तत्व जो अधिक क्रियाशील हैं, तुरंत कार्य करते हैं, उनको बोलते हैं अधिक क्रियाशील। इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापन कर देता है। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती हैं, कुछ तत्व अधिक क्रियाशील होते हैं जो अधिक कार्य करते हैं। आप क्रियाशील का मतलब समझ सकते हैं कि जो अधिक कार्य करे उसको बोलते हैं अधिक क्रियाशील। तो जो अधिक क्रियाशील तत्व है वो कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, मतलब हटा देता है। कैसे? उदाहरण से समझेंगे। लिखा है Fe, यानी Fe क्या होता है? आयरन, लोहा कहते हैं। ये किस अवस्था में? सॉलिड में। इसकी अभिक्रिया होती है CuSO4 के साथ, है ना? CuSO4 के साथ इसकी अभिक्रिया होती है। AQ क्यों लिखा है? इसका मतलब होता है एक्वस। लोहा यानी Fe की अभिक्रिया होती है CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट से, इसके साथ अभिक्रिया हुई। तो अभी इन दोनों में, एक यहाँ पर Fe है, यहाँ पर Cu है, इन दोनों में जो अधिक क्रियाशील तत्व है वो है Fe यानी आयरन। तो इसने क्या किया? Cu को यहाँ से हटा दिया। क्या किया? Cu को हटा दिया और स्वयं आ गया। तो यहाँ पर आ गया FeSO4 और Cu जो था वो यहाँ पर अकेला बचा,
क्यों? क्योंकि Fe अधिक क्रियाशील था और उसने कम क्रियाशील तत्व को हटा दिया और स्वयं आ गया, Cu अलग हो गया। तो इस प्रकार से हमने समझा कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। इसमें अधिक क्रियाशील जो तत्व होता है वो कम क्रियाशील तत्व को अपने उसके स्थान से या उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, हटा देता है। अगली अभिक्रिया पढ़ेंगे जिसको कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में 2 बार विस्थापन होता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में यानी इस अभिक्रिया में कितनी बार विस्थापन होता है? 2 बार, इसलिए इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर केवल 1 बार हो रहा था, अब यहाँ पर कितनी बार होगा? 2 बार। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। लिखा है Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट का फार्मूला है Na2SO4। ये एक्वस है। एक्वस भी एक क्या होता है? एक्वस भी एक प्रकार की स्टेट है, जैसे सॉलिड और गैस और लिक्विड होता है, ऐसे भी एक्वस। ये अधिक महत्वपूर्ण नहीं, आप इसको समझिए, फिर इस आपको ये समझ में आने लगेगा। Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट जो है इसको यानी कि इसकी अभिक्रिया हुई किसके साथ? BaCl2 बेरियम क्लोराइड के साथ। इन दोनों की क्या हुई? अभिक्रिया हुई। इन दोनों की अभिक्रिया हुई तो क्या हुआ? अब इन दोनों में देखना क्या होगा कि Na2SO4 इधर लिखा है तो Ba यहाँ पर आ गया, किसके पास? Na2 को इसने हटा दिया, तो Na2 को जब हटा दिया तो आ गया Ba इसके पास, तो ये बन गया BaSO4, तो बन गया BaSO4। और एक अगला पदार्थ जो टूटा उसको कहते हैं NaCl यानी Na ये वाला इस Cl के पास आ गया। जब ये यहाँ पर चला गया, भाई एक व्यक्ति एक ही जगह रहेगा तो यहाँ से मना करके यहाँ पे आ गया रहने, अब ये यहाँ पर आ गया तो इसको हटा दिया यहाँ से, तो ये इसके पास आ गया। तो इस प्रकार से ये बन गया NaCl, और ये जो 2 लिखा है ये समीकरण को संतुलित करने के लिए लिखा गया है। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे अपचयन और उपचयन रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है ये पढ़ेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि उपचयन होता क्या है। उपचयन क्या होता है? पदार्थ में ऑक्सीजन में वृद्धि होना या हाइड्रोजन का ह्रास होना। क्या होता है? वृद्धि मतलब बढ़ना। अगर किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की अगर वृद्धि हो, किसकी वृद्धि हो? ऑक्सीजन की वृद्धि, ऑक्सीजन बढ़ जाए यानी अभिक्रिया हो और ऑक्सीजन बढ़ जाए किसी पदार्थ में, और या फिर हाइड्रोजन का ह्रास हो जाए। ह्रास होना मतलब कम हो जाना, नष्ट हो जाना। अगर हाइड्रोजन का ह्रास हो जाए या तो वृद्धि हो ऑक्सीजन की किसी पदार्थ में, या फिर हाइड्रोजन का ह्रास या फिर हाइड्रोजन नष्ट हो जाए तो उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। कैसे? उदाहरण है C केवल C है, C+O2 गिव्स CO2 यानी कार्बन की अभिक्रिया हुई O2 यानी ऑक्सीजन के साथ, तो बन गया क्या? CO2 बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। क्या हुआ? तो ये उपचयन का उदाहरण। कैसे? क्योंकि इसमें C के साथ O2 आ गया, यानी यहाँ पर एक पदार्थ है क्या? C यानी कि कार्बन, इसकी अभिक्रिया हुई ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्सीजन इससे ही मिल गया, तो मिल करके इस पदार्थ में यहाँ पर ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई। तो अगर किसी अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन बढ़ जाए तो उपचयन अभिक्रिया होती है, या एक स्थिति ऐसी भी होती है अगर हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा तो भी उपचयन अभिक्रिया होती है। ऐसा आगे उदाहरण मिलेगा तो हम समझेंगे। तो अब अभी हमने समझा उपचयन, अब हम समझेंगे अपचयन। क्या होता है अपचयन? कह पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होने या ऑक्सीजन का ह्रास होने। उपचयन में हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन की वृद्धि होती थी, हाइड्रोजन का ह्रास होता था। अपचयन उल्टा है इसका, इसमें हाइड्रोजन की वृद्धि होती है और ऑक्सीजन का ह्रास होता है। ह्रास होना मतलब नष्ट हो जाना, खत्म हो जाना या कमी हो जाना, तो उसको अपचयन कहते हैं। तो देख लेते हैं इसका भी उदाहरण क्या है। इस अभिक्रिया, देखिए ये अभिक्रिया में क्या हो रहा है, इसमें अपचयन और उपचयन दोनों हो रहा है, तो इसको हम दोनों समझ लेंगे। इस पे कैसे? जैसे CuO, इसका हाइड्रोजन के साथ इसकी अभिक्रिया हुई तो बना CuH2O। तो अब देखेंगे, चूंकि यहाँ पर CuO लिखा है, क्या लिखा है? CuO लिखा है, यानी Cu कॉपर के साथ यहाँ पर ऑक्सीजन है और आगे आकर के ये केवल Cu बचा। क्या बचा? केवल
केवल केवल Cu बचा, यानी ऑक्सीजन का ह्रास हो गया। जब ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो क्या होती, अपचयन। लिखा है इस परिभाषा में कि या ऑक्सीजन का ह्रास हो तो अपचयन होता है, यानी ऑक्सीजन का ह्रास हुआ कि नहीं, ऑक्सीजन कम हो गया कि नहीं। यहाँ पर एक ऑक्सीजन था, यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया, तो ये हो गया अपचयन। इसी वजह से हमने इसे बना करके यहाँ पे लिख दिया अपचयन, ताकि समझने में आसान रहे। काफ़ी सुंदर बनानी चाहिए। आगे देखते हैं। H2 यानी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पर है, हाइड्रोजन बन गया H2O में। और आगे पीछे हमने पढ़ा था, आगे नहीं पीछे हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन जो होता है उपचयन अभिक्रिया जो होती है, उसमें अगर किसी पदार्थ में ऑक्सीजन बढ़े तो उपचयन अभिक्रिया होती है। तो हम देख रहे हैं कि H2 में ऑक्सीजन ये वाला यहाँ से हट करके यहाँ पर आया हुआ है, तो ये हो गया H2, यानी ऑक्सीजन H2 में बढ़ गया। चूंकि ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई है तो उपचयन, यानी ऑक्सीजन की ह्रास, ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो अपचयन, और ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए तो उपचयन अभिक्रिया होती है। इस प्रकार से हमने एक ही अभिक्रिया में अपचयन और उपचयन दोनों एक साथ भी पढ़ लिया। अब आगे देखेंगे अपचयन और उपचयन रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। तो अभी तक हमने पढ़ा अपचयन, उपचयन, और अब हम पढ़ेंगे कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। जब अपचयन और उपचयन दोनों साथ में हो, जब अपचयन और उपचयन दोनों साथ में, यानी एक ही अभिक्रिया में अपचयन और उपचयन हो जाए, तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कह देते हैं। यानी अभी अभी जो हमने उदाहरण ये देखा वही लिखा है, CuO + H2, इसको हमने ताप दिया यानी गर्म किया तो बना Cu, यानी ऑक्सीजन इसका खत्म हो गया। जब ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो अपचयन अभिक्रिया होती है, तो इसी वजह से यहाँ पर हमने अपचयन लिख दिया। उसके बाद H2 में ऑक्सीजन मिल गया, यानी जब ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए, हाइड्रोजन में क्या हो गया, ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई तो ये उपचयन अभिक्रिया हो गई। ये दोनों एक साथ हुई हैं, ये दोनों एक साथ हुई हैं, तो ये कैसी अभिक्रिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों साथ में हो उसको हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसे परिभाषा भी बना सकते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया के कुछ अन्य उदाहरण भी दिए गए हैं, हमने लिखे कि आपको समझने में आसानी हो। कैसे, जैसे लिखा है ZNO + C, गिब्स क्या बना, Zn + CO। अब देखो ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। कैसे, यहाँ पर ये जिंक और ऑक्सीजन दोनों है साथ में, लेकिन आगे जब जिंक गया तो इसका ऑक्सीजन खत्म हो गया। ऑक्सीजन का खत्म होना का मतलब क्या है, ह्रास हो गया, नष्ट हो गया। तो अभी अभी हमने पढ़ा था अपचयन क्या, कि जब ऑक्सीजन का ह्रास हो, जब ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो वो होता है अपचयन अभिक्रिया, यानी यहाँ से जो Zn अकेले बचा तो ये अपचयन अभिक्रिया है। और उपचयन अभिक्रिया की परिभाषा क्या पढ़ी थी, याद करिए, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो यानी बढ़ जाए, जब कार्बन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, यहाँ पर C अकेला था, यहाँ पर एक ऑक्सीजन भी आ गया, तो ये ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, और ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई तो ये हो गई उपचयन अभिक्रिया। इस प्रकार से हमने देखा कि इसी अभिक्रिया में अपचयन और उपचयन दोनों हो रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। इसका एक उदाहरण और दिया है, MnO2 + 4HCl गिब्स MnCl2 + 2H2O + Cl2। इसमें 2 मिल रहे हैं लेकिन 3 बन रहे हैं। यहाँ पर भी ऑक्सीजन का ह्रास इसके साथ हो गया है, और HCl में H के साथ हाइड्रोजन यानी एक पदार्थ मिला है, हाइड्रोजन की संख्या बढ़ी है, तो जब जब ऑक्सीजन की संख्या इधर बढ़ी है तो ये हो गया उपचयन, ये हो गया था अपचयन, ये हो गया उपचयन, दोनों हो गई, और Cl अगर अकेला बचा तो Cl2 अलग हो गया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यह भी एक रेडॉक्स अभिक्रिया का ही उदाहरण है। आगे हम पढ़ेंगे संक्षारण क्या होता है। तो चलिए संक्षारण देखते हैं। जब कोई धातु आर्द्रता, वायु, पानी, अम्ल आदि के संपर्क में आता है तब धातु संक्षारण हो जाता है। धातु संक्षारण का मतलब क्या है कि धातु की क्वालिटी या गुण कह सकते हैं कि कम होने लगता है या कम जैसा दिखाई देने लगता है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। जैसे उदाहरण, लोहा पर जंग लगना। लोहा पर जंग लगना संक्षारण है ना, संक्षारण का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि लोहे पर जंग लगने से लोहा तो समाप्त होने लगता है।
है ना, नष्ट टाइप का होने लगता है और उसकी चमक तो चली ही जाती है। ऐसे चांदी पर काली परत, जो महिलाएं चांदी पहनती हैं, जैसे पायल चांदी की होती, जब नई लाओ तो बढ़िया चमकती, उसके बाद जब आप उसको 1 महीने 6 महीने पहने रहो, उसके बाद वो उसका कुछ कलर चला जाएगा, कुछ काली टाइप की उसमें पड़ जाएगी, तो उसको कहते हैं चांदी पर काली परत, तो उसकी चमक चली जाती है। यानी संक्षारण होने से वस्तु की चमक चली जाती है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। तांबे पर हरी परत, जो तांबा होता है उस पर हरी टाइप की परत जब पुराना हो जाता है तो हरी परत जैसी दिखाई देने लगती है, तो वो भी संक्षारण का ही उदाहरण है। अब हम पढ़ेंगे विकृत गंधिता। क्या होती है विकृत गंधिता? वसायुक्त और तैलीय खाद्य सामग्री, वसायुक्त और तैलीय खाद्य सामग्री, यानी खाद्य सामग्री माने खाने वाली वस्तु, वसा यानी फैट को कहते हैं वसा, ऐसे पदार्थ जिनमें फैट पाया जाए, यानी उसमें क्या पाया जा रहा है, वसा पाई जा रही, तो वही लिखा है वसायुक्त और तैलीय, तैलीय यानी कि तेल से बनी हुई वस्तुएं। वसायुक्त और तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर अपचयित हो जाता है। कह रहा है वसायुक्त और तैलीय खाद्य सामग्री अगर वायु के संपर्क में आ जाएगा, वायु में आ जाएगा, तो उपचयित हो जाएगा। उपचयित हो जाने का मतलब उस पर ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी, ऑक्सीजन ऐड होने से क्या होगा, यानी उपचयित होने से क्या होगा, तो आगे लिखा है जिसके कारण स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। अगर कोई तैलीय चीज है या वसायुक्त और तैलीय कोई चीज है, अगर वो वायु के संपर्क में आ जाएगी तो उपचयित हो जाएगी, जिसकी वजह से उसका स्वाद या फिर गंध में परिवर्तन हो सकता है। कैसे हो सकता है? जैसे आपने देखा होगा कई प्रकार के मार्केट में आते हैं, पन्नियों में आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे खाते हैं ना, कुरकुरे वगैरह, तो उसको जो है बच्चे जो खाते हैं तो उस पर आपने देखा होगा कोई गैस भरी रहती है, तो उस पर जो गैस भरी रहती है वो इसी वजह से भरी होती है कि ये संपर्क में ना आ पाए, ऑक्सीजन के संपर्क में ना आ पाए और ये खराब ना हो। बट लोग सोचा करते हैं कि ये ज़्यादा दिखे इस वजह से भरते हैं, ऐसा नहीं। अगर किसी पाउच में या किसी पैकेट में जो भी आपने लिया हुआ है उसमें अगर निकाल दिया जाए या उसके में जो गैस भरी हो निकल गई हो, तो जब उसकी गैस निकल गई हो तो आप उसमें देखेंगे, क्या देखेंगे कि अगर वो 2 से 6 महीने फिर रखी रहेगी तो एक्सपायरी से पहले ही उसकी स्मेल या स्वाद बदल जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, इसी वजह इसको ही विकृत गंधिता कहते हैं। आगे हम अगली पढ़ेंगे अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है। जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन भी होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अभिक्रिया हुई यानी रिएक्टेंट मिले और प्रोडक्ट बनाया, अभिक्रिया हुई यानी अभिकारक मिले और उत्पाद बना, तो उसमें ऊष्मा का उत्सर्जन भी हुआ। ऊष्मा क्या होता है, हीट उत्सर्जन हुआ, निकली हीट भी निकली, चलो, तो उसको हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। कैसे कह रहा, जैसे प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस किसको कहते हैं, मेथेन को कहते हैं, मेथेन एक प्राकृतिक गैस है। तो CH4 मेथेन या मीथेन भी कई लोग कहते हैं इसको। तो CH4 एक गैस है, इसकी अभिक्रिया जब ऑक्सीजन के साथ हुई तो ये किसमें बना, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में, और इसमें से जल निकला H2O, और उसके बाद ऊष्मा भी निकली, यानी ऊष्मा थी और ऊष्मा इसमें से फिर बाद में जब निकली, यानी ये अभिक्रिया कैसी हुई, ये अभिक्रिया तो हुई बट इसमें ऊष्मा या फिर हीट भी निकली, तो हम कह सकते हैं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि इसमें हीट भी निकल रही है, ऊष्मा का भी निष्कासन हो रहा है। अगली अभिक्रिया पढ़ेंगे हम। अब हम अगला पढ़ेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है। ऊष्मा शोषी, जिन अभिक्रिया में अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कह रहा है कि जिस अभिक्रिया को तोड़ने के लिए, जिस अभिक्रिया में अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा की या प्रकाश की या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता, उसे ऊष्मा शोषी कहते हैं। अभी हमने पढ़ा था ऊष्माक्षेपी, अब हम पढ़ रहे हैं ऊष्मा शोषी, जिसमें ऊष्मा शोषित हो, लगे, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। तो इसका उदाहरण क्या है,
तो पहले इसको पढ़ लेते हैं। जिन अभिक्रिया में अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे ऊष्माशोषी कहते हैं। उदाहरण है वियोजन अभिक्रिया की तरह ही होता है। हाँ देखो कह रहा है वियोजन अभिक्रिया, क्योंकि वियोजन अभिक्रिया में भी हमने पढ़ा था कि विद्युत, प्रकाश और ऊष्मा दी जाती है, तो ऊष्मा वियोजन अभिक्रिया की तरह हो गया। उदाहरण भी आ गया देखो, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हमने ऊष्मा दी, हीट दी, तो ये दो भागों में टूटा, CaO कैल्शियम ऑक्साइड में प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में, दो भागों में टूट गया। लेकिन कब टूटा? जब इसको हमने ऊष्मा दी, यानी अभिकारक को ऊष्मा दी तब ये टूटे, तब ये अभिक्रिया पूर्ण हो। जब ऊर्जा देने पर, ऊष्मा देने पर, प्रकाश, विद्युत, ये सभी ऊर्जाएं ही हैं, ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत सब क्या है? ऊर्जा है ये सब। तो इस प्रकार की ऊर्जा को देने पर जब ये अभिक्रिया पूर्ण हो तो हम इसको कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इस प्रकार हमने क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर का पूर्ण अध्ययन किया है और आशा करता हूँ मैं कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।